स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ आज सीधा सौदा में होंगे यतिन, जिनके साथ मिलकर मैं आज अपने अपने 10 स्टॉक्स हम पेश करेंगे। और मार्च सीरीज का कमेंसमेंट जो शुक्रवार को हुआ बड़ा पेनफुल था और एक बहुत ही बेहद खराब फरवरी के बाद शायद जो एक्सपेक्टेशन थी कि इस लोअर ट्रैजेक्टरी से ओवर ट्रैजेक्टरी से इंडियन मार्केट से पलटेंगे, वो स्थिति तो कतई भी नहीं थी, बल्कि कोलैप्स हुआ। और जरा शुक्रवार का चार्ट लेके एक बार आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी 420 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 400 अंक नीचे, लेकिन महत्वपूर्ण कहानी जानते क्या थी निफ्टी आईटी 1700 अंक नीचे। निफ्टी आईटी इस दौर का सबसे पेनफुल, अगर आप देखने सेशन किसी इंडेक्स के लिए था तो था निफ्टी बैंक के लिए। खैर आपकी स्क्रीन पे आज जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है गिफ्ट निफ्टी, करीब 80 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। और दरअसल जो हमें यूएस से हैंडओवर मिल रहा है और जो रेस्ट ऑफ एशिया कर रहा है, उसके चलते ये गिफ्ट निफ्टी में करीब करीब आपको 80 से 90 अंकों की मजबूती मिलेगी। जरा यूएस मार्केट लेके आइए, मैं आपके स्क्रीन पे एक पिच रिपोर्ट रखता हूँ। 22,367 87 अंक ऊपर यतिन मौजूद है। यतिन गुड मॉर्निंग। यतिन, सबसे दिलचस्प चीज़ थी वीकेंड पे वो ट्रंप और जेलेंस्की साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे ख्याल से हमने अपने करियर में कभी भी ऐसी दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी। मेरे ख्याल से हाथापाई बच गई, बाकी सब कुछ हुआ उसमें, है ना? बिल्कुल वीरू। और देखिए, ऑब्वियसली ट्रंप की अगर हम बात करें तो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है उनका। और कहीं ना कहीं यूएस में भी वो जो टैरिफ्स की बात करते हैं, पड़ोसी देशों से भी जो टैरिफ की बातें करते हैं, उनको जिस तरीके से वो धमकाते हैं, वो एक अलग टाइप का नेगोशिएशन में बिलीव करते हैं। और ऑब्वियसली वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली वो एक पोजीशन में है लोगों को डोमिनेट करने के लिए। हालांकि अच्छी बात वीकेंड पे ये रही वीरू के यूके ने यूक्रेन के साथ एक करार किया है, जहां वो एक लोन अग्रीमेंट जो है प्रोसेस करेंगे। सबसे अच्छी बात ये भी है कि यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर देश जेलेंस्की के साथ हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध के मुद्दे पे। तो ऑब्वियसली एक बैलेंस बना हुआ है वहाँ आर्म्स डील को लेके। बहरहाल अगर हम भारतीय बाज़ारों की बात करें वीरू, तो रिकवरी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। रिकवरी है और यतिन करीब करीब 80-87 अंकों की जो गिफ्ट निफ्टी में है। रेस्ट ऑफ एशिया ठीक ठाक कर रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स हालांकि बैकवर्ड है, लेकिन यतिन जानते हैं एफआईएस की प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है। 11,700 करोड़ रुपए बेचा एक सिंगल सेशन में, मतलब बुनियाद हिला दी उन्होंने। मतलब इतने डिजिट को आप सोच ही नहीं रहे थे। आई मीन 4,3500 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, लेकिन इस बार ये 11,600 करोड़ रुपए की सेलिंग। और एक और चीज, इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट नेगेटिव है यतिन। 2,400 करोड़ रुपए का इंडेक्स फिर बेचा। यतिन एक मैं डायग्राम सुबह दिखा था व्यूअर्स को जी। 22,000 और 22,080, दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमने पोस्ट कोविड आज तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा। ये एक लास्ट एज है, अगर ये टिक गया तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम काफी है। आपकी टीम में आज क्या क्या है बताइए। तो टीम की शुरुआत ऑब्वियसली वीरू ऑटो सेल्स और ऑटो कंपनियों के साथ करने की इच्छा है। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। फरवरी के जो ऑटो सेल्स आए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, वो लगभग 83,702 यूनिट्स के आसपास बिक्री आपको देखने को मिली है। अनुमान लगभग 80,000 यूनिट्स से कम था। ओवरऑल नंबर्स जो है काफ़ी हेल्दी हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। और यही नहीं, इनका जो ट्रैक्टर सेल्स है ये भी आपको लगभग 25,500 यूनिट के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और अनुमान लगभग 22,500 23,000 का था। तो दोनों ही ऑटो ट्रैक्टर सेगमेंट बिक्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिया है। इसके लिए मैं स्टॉक हरे निशान में लेके चल रहा हूँ खबरों के आधार पे। रॉयल एनफील्ड सेल्स भी बढ़िया रहे हैं। अगर हम आइशर मोटर्स की कुल रॉयल एनफील्ड बिक्री की बात करें तो 90,670 यूनिट आए हैं, और अनुमान था लगभग 87,000 यूनिट्स का। तो यहाँ भी काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये भी स्टॉक जो है वो मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और रियल एस्टेट में से, क्योंकि आज रिकवरी का माहौल है, न्यूज़ फ्लो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स यानी आदित्य बिरला रियल एस्टेट, इन्होंने त्रिमाया फेज़ 3 नॉर्थ बेंगलुरु में लॉन्च कर दिया है, और लगभग 500 करोड़ की बुकिंग यहाँ आई है। असमंजस था कि बुकिंग आएगी कि नहीं आएगी, बेंगलोर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन उसके बावजूद अच्छा सेल्स आया है आदित्य बिरला रियल एस्टेट का। तो ये एक तीसरा स्टॉक है वीरू, जो मैं हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। 3 हो गए मेरे। ओके, M&M के आंकड़े वाकई अच्छे थे और
एमएनएम पे बात करेंगे खुल के भी। यतिन ने अपनी टीम में जो शुरुआती समर्पण रखा है वो ऑटो की तरफ रखा है। मैं शुरुआती 3 कैंडिडेट्स को स्क्रीन पर रख रहा हूँ। देखिए, अभी केमिकल्स में जिस प्रकार का प्राइस डैमेज हुआ है, आरती इंडस्ट्रीज को रखिएगा। एक फ्रेश फ्लैग जिससे कहते हैं ना इन्वर्टेड फ्लैग, उसका ब्रेकडाउन है और काफ़ी शॉर्टिंग देखी गई इसमें। 2.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट बोर्ड है 378, अब 375 380 के नीचे इसका ये ब्रेकडाउन आया है, मोर स्पेशली 390 380। मेरे ख्याल से अगर ये 385 और 90 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो फर्दर सिंक करेगा टुवर्ड्स 351 54। तो आरती इंडस्ट्रीज की प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। उसके बाद है एंजल वन। अच्छा, ये कैपिटल मार्केट्स के जितने जो स्टॉक्स थे, चाहे वो इंजन को ले लीजिए, आप कैम्स को ले लीजिए, आप सीडीएसएल को ले लीजिए, मतलब इसमें जिस प्रकार का रिट्रेसमेंट था शुक्रवार को, जितनी गिरावट थी, ऐसा लगता है कंप्लीट सेलिंग, इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुन, जनाब लेवल की कोई बात ही नहीं है। बेचो बेचो बेचो। और आप ओपन इंटरेस्ट देखिए करीब करीब 5.5% ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज का पहला दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो मैसेज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एंजल वन याद रखिएगा 1950 के 8 के नीचे एक ब्रेकडाउन है और 2000 के नीचे माफ कीजिएगा। अब 1980 मार्च फ्यूचर्स अगर इसके नीचे परसिस्ट करते हैं तो वीकनेस रहेगी। मेरा दूसरा रेड कैंडिडेट, मैंने बाय भी अगर आप देखें कुछ रखे हैं, ग्रीन कैंडिडेट्स भी रखे हैं, लेकिन शुरुआती ट्रेड जो है वो नेगेटिव है। और तीसरी चीज़ थी रियल एस्टेट एंसिलरी। एशियन पेंट्स में अब एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। देखिए, ये वीक स्ट्रक्चर था इस स्पेस का, क्रूड में रिट्रेसमेंट था टुवर्ड्स 72, तब भी कोई पुल बैक नहीं आया और इसने अब एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट 2200 का वो भी वायलेट कर दिया है। और आप शॉर्टिंग देखिए 1% ओआई बिल्डअप हुआ। तो नेगेटिव प्लेसमेंट रियल एस्टेट एंसिलरी, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स और साथ ही साथ केमिकल बास्केट में आरती इंडस्ट्रीज। ये थे मेरे 3 पेश स्क्रीन पर रखे मैंने। बिल्कुल, आपके 3 स्टॉक्स और बेहतरीन तरीके से यहाँ आपको प्लेसमेंट होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो अगले 3 स्टॉक्स हैं मेरी टीम में, उनमें है एनसीसी यानी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। इनको कुल मिला के 220 करोड़ का सरकार से ऑर्डर आता हुआ नजर पड़ा है और राज्य सरकार का ये जो ऑर्डर है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रिलेटेड है। न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है, एफएनओ में नया इंक्लूजन भी है, तो शायद आज रिकवरी के बाजार में यहाँ भी आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो एनसीसी को रेडार पे रखना है। ये स्टॉक भी मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा मॉइल, ये मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, यहाँ अगर हम बात करें तो फिर से एक बार इन्होंने एक प्राइस हाइक लिया है और मैंगनीज और जो ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया की वजह से आपको एक शॉर्ट होता हुआ नज़र पड़ा है सप्लाई साइड पे, इसके कारण प्राइस हाइक दिख रहा है आपको और 6.5% का फरवरी महीने का इनका प्राइस हाइक रहेगा। तो ये एक स्टॉक भी हम फोकस पे रखेंगे। इसके अलावा यूनिकेम लेबोरेटरीज, ये है 6ठा स्टॉक मेरी टीम में, जो खबरों के आधार पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है क्योंकि इन्होंने लगभग 3.5 एकड़ जगह जोगेश्वरी यानी मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब में बेची है और कुल मिला के जो कंसिडरेशन है वो करीब 280 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आज फोकस पे रहेगा। रिमेंबर, ये कंपनी को इप्का लेबोरेटरीज ने जो है वो टेक ओवर किया हुआ है। तो इस तरीके से यूनिकेम लैब और इप्का लैब, ये दोनों स्टॉक्स भी आपके रडार पे होना चाहिए। बहरहाल यूनिकेम लैब्स, ये स्टॉक हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। आशी वीरू माफ़ कीजिए, 6 की टीम मेरी जो है फर्स्ट हाफ वाली वो कंप्लीट होगी। फर्स्ट हाफ आपने पूरा किया थे, मैं भी अपना फर्स्ट हाफ पूरा कर देता हूँ। ये लीजिए, मैं एक चीज़ है, जब हम इस सीरीज़ में आए मार्च में, कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। प्राइवेट बैंक्स के रोल-ओवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कुछ अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स के बाद केमिकल स्टॉक्स के रोल-ओवर्स बहुत अच्छे थे, इक्का दुक्का, और एनबीएफसीज के रोल-ओवर्स बेहद शानदार थे। अगर आप कंपैरिजन करें वर्सेस निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट और फाइनेंशियल स्टॉक्स की प्लेसमेंट बहुत शानदार थी और कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के स्टॉक्स, मैं वही इंप्रेशन यहाँ लेके चल रहा हूँ। एक्सिस बैंक कोलैप्स होते हुए शुक्रवार के बाजार में इसने क्या गजब की स्ट्रेंथ दिखाई, जैसे कि मैंने सुबह अपनी मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में भी कहा कि इट्स अ ह्यूज divergence and difference between Nifty Bank and Nifty, और Axis Bank flat slightly with a positive bias, intraday high का करीब था 50-day exponential average, और ये 0.11% की तेजी जो आई वो शॉर्ट कवरिंग के सहारे आई। तो Axis Bank की प्लेसमेंट ठीक ठाक है। याद रखिएगा, फ्यूचर्स क्लोज हुए हैं 1021 पे, 1005, 1010, 1012, ये जोन जब तक निफ्टी ये एक्सिस बैंक के पास है ये स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। शुक्रवार का हाई अगर काटे तो एक अच्छा मूव आ सकता है, स्ट्रेंथ थी यहाँ पर। बाकी नेगेटिव प्लेसमेंट कहाँ पर है, पूरा एफएमसीजी अपने साथ रोलोवर्स लेके आया था नेगेटिव। ब्रिटानिया को रीड कीजिएगा, ब्रिटानिया एक इसका बेस था,
जो 2023 नवंबर से ये इसको मेंटेन करके चल रहा था जनाब, वो वायलेट हुआ है और अच्छे खासे OI एडिशंस के साथ 3.5%, 4612 पे क्लोज हुआ। अब ये अगर याद रखिएगा 4700 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो वीकनेस होगी और ड्रिफ्ट डाउन जिसे कहते हैं और नीचे की तरफ जाएगा। तो लेवल क्या है, थ्रेशोल्ड पॉइंट 4680, अगर ऊपर रीगेन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग, अदरवाइज कंप्लीट कोलैप्स। और डाबर सेम केस, बेस सिंस जनवरी 2022। आप देख रहे हैं मैंने जो अभी ब्रिटानिया में बात कही, बेस सिंस जुलाई 2023, बेस सिंस इन केस ऑफ डाबर जनवरी 2022। कंप्लीट कोलैप्स है और शॉर्टिंग है। आपके स्क्रीन पे 0.15% OI बिल्डअप हुआ। डाबर अब अगर 500 के नीचे परसिस्ट कर रहा है, 500 505, तो वीकनेस परसिस्ट करेगा। इन दैट केस 480 इज ओपन एज ऑफ नाउ। यतिन और मैंने यहाँ पे अपने 6 स्टॉक्स का उल्लेख किया और याद रखिएगा किसी भी लिहाज से ये एक बाय कॉल या सेल कॉल नहीं है। यतिन ने खबरों पे फोकस किया, ऑटो के नंबर्स पे फोकस किया और मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव्स के आंकड़ों की, कॉल राइटर्स के और पुट राइटर्स के कन्विक्शन को रिस्पेक्ट देते हुए स्क्रिप्ट्स को पिक किया है। अपने सलाहकार की राय जरूर रखें किसी भी प्रकार की ट्रेड एक्शन से पहले। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बाकी के 4 स्टॉक्स पेश करेंगे। नमस्कार, मुनाफे की तैयारी में आप सबका स्वागत है। और अगर हम सीधा सौदा की बात करें तो 4 स्टॉक्स मेरे और वीरू की बाकी हैं। उनमें अगर हम देखें तो जो स्टॉक ऑटो सेल्स में आज हाईलाइट रहेगा, क्योंकि मार्केट का सेटअप थोड़ा पॉजिटिव है। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की तो इनके जो मंथली नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं, स्टेबल आए हैं। और जिस हिसाब से चाइनीज़ मार्केट और हैंगसेंग में भी आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है, शायद लग्जरी कार सेल्स भी वहाँ पिकअप होती हुई दिखाई दें, जो एक लैग कर रहा है टाटा मोटर्स के JLR बिजनेस के लिए। तो ये भी एक स्टॉक है, काफ़ी करेक्ट हुआ है। 750 का लेवल जो है की सपोर्ट जोन ब्रेक करके अभी 620 पे है, लेकिन यहाँ भी आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी की जो कुल बिक्री है 86,000 यूनिट्स आई है। एक्सपेक्टेशन करीब 80-82 हज़ार यूनिट्स के आसपास का था। इसके अलावा 2 स्टॉक्स जो आज रेड में लेके चल रहा हूँ, उनमें सबसे पहले है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। 700 करोड़ की GST डिमांड इनको आई है असेसमेंट ईयर 21 के लिए। और अगर हम पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो लगभग 1500 करोड़ रुपए की बड़ी GST डिमांड यहाँ इनको जो है साल 2020-21 के लिए आई है। तो ये दोनों स्टॉक्स GST डिमांड के पीछे शायद आपको प्रेशर में आते हुए दिखाई दे सके, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, 700 करोड़ IOB के लिए और लगभग 1500 करोड़ पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये एक स्टॉक आप रिडार पे रख सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर में शायद रह सकता है, लेकिन हाँ, सेंटिमेंट आज मार्केट का थोड़ा पॉजिटिव बायस का है, तो एक ध्यान दे के यहाँ थोड़ा बहुत सेंटिमेंट को माप लीजिए। आखिर में जो 10वां स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है विशाल मेगा मार्ट, और यह एक कोटक की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। अगर हम IPO के बाद की लिस्टिंग की बात करें तो ये एक स्टॉक है जो काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ। और आज कोटक ने 110 के टारगेट के साथ यहाँ इनिशिएटिंग कवरेज निकाली है। इनको लगता है कि कंपनी 17% के CAGR यानी कंपाउंडेड ग्रोथ रेट से रेवेन्यू अपना बढ़ा सकती है अगले 3 वित्त वर्षों के लिए, और लगभग प्रॉफिट CAGR 24% रह सकता है आगे जाके। इसके अलावा जो एसेट लाइट मॉडल है वो भी कोटक सिक्योरिटीज़ को पसंद आ रहा है। तो विशाल मेगा मार्ट रीसेंट लिस्टिंग, काफ़ी रेजिलियंट स्टॉक है। बजट के बाद आपने अच्छा मोमेंटम भी देखा, तो शायद ये आज इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट के बाद फिर से एक बार यहाँ आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 110 के टारगेट के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, कोटक ने आज एक नई रिपोर्ट निकाली है। वीरू, 10 की टीम मेरी हो गई पूरी। जी हाँ, मैं यतिन अपने अगले 4 स्टॉक्स को पेश करता हूँ। इस बाजार में कुछ स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथ कहीं पर है, तो दैट्स NBFCs, प्राइवेट बैंक्स। और प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक, एक तरफ SBI कोलैप्स होता हुआ और एक तरफ HDFC बैंक की हाई पर और स्ट्रॉन्ग क्लोज। HDFC बैंक का ये क्लोज था सारे एवरेजेस के ऊपर। HDFC बैंक का ये क्लोज था ये डिफाइन करते हुए कि जनाब मैं अपने 200 EMA की ट्रैजेक्टरी से एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा हूँ। लुक एट शॉर्ट कवरिंग, 1% वाइड शेड हुआ, 10 लाख शेयर कम हुआ। याद रखिएगा 1710, 1720, मोर स्पेशली 1710, अगर स्क्रीन पे
परसिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। और आप याद रखिएगा इस बार एफआईएस की सेलिंग बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही है एचडीएफसी बैंक को, ये एक बड़ा डिफरेंशियल है। लेकिन एक और बात भी है, इसके अगेंस्ट एसबीआई खाली हो रहा है यार। फिर रखिए हिंडाल्को मेटल्स में मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ कोई है तो वो है हिंडाल्को। ये सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 0.24% वाइड शेयर हुआ यहाँ पर और प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, सारे एवरेजेस के ऊपर है। और एक बात याद रखिएगा 625 621 इसके ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, ऊपर के जोन्स खुले हुए हैं यहाँ पर। और एनबीएफसीज में श्रीराम फाइनेंस, इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसीज एज ऑफ नाउ। और क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व लास्ट के सेशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग मोड में आए थे, बट वो केस श्रीराम फाइनेंस में नहीं था। अब क्लियरली 610 615 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। और अभी के लिए 640 का जोन खुला हुआ है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पर। और लास्ट स्टॉक मेरी टीम में, लास्ट स्टॉक लास्ट सेशन में भी यही था और उसके पीछे कारण था वोल्टास के रोलोवर्स। इंप्रेस कर रहे थे मेरे को और मैंने इंक्लूड किया था एक कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ। हालांकि मार्च फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत अगर आप देखें यहाँ पे ओआई शेड हुआ है, ओआई ऐड हुआ है। कैश में से स्टॉक को देखिए 1324 पे क्लोज हुआ स्ट्रॉन्ग मूव के साथ। और शुक्रवार का जो हाई था याद रखिएगा उसमें उसने 20 डिमा को टेस्ट किया एक बड़े बड़े अंतराल के बाद। तो वोल्टास को मैं आज एक पॉजिटिव साइड में चल रहा हूँ। यतिन और मैंने यहाँ पे अपने अपने जो 4 स्टॉक्स थे इस सेगमेंट के और कुल मिला के 10 स्टॉक्स स्क्रीन पर रख दिए। एक छोटा सा ब्रेक और जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज की टीम्स और फिर मुनाफे की तैयारी। चलिए अब सीधा सौदा को समेटने का समय हो गया है और मेरी 10 की टीम का रैपअप आपकी स्क्रीन पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये जो ऑटो सेल्स आए हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं अनुमान के मुकाबले और शायद आपको मार्केट की रिकवरी के साथ आज ऑटो शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आदित्य बिरला रियल एस्टेट बैंगलोर का जो नया प्रोजेक्ट है अच्छा रिस्पॉन्स है तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। एनसीसी नया ऑर्डर, मॉइल ने दाम बढ़ाए अपने प्रोडक्ट्स के, यूनिकैम लैब्स इन्होंने एक सबर्बन मुंबई में अपनी ज़मीन बेची है और इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पिरामिड एंटरप्राइजेज, ये 2 खिलाड़ी लाल निशान में है क्योंकि जीएसटी का बड़ा नोटिस इनको मिला है। और विशाल मेगा मार्ट आज कोटक की नई इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट के पीछे फोकस में रहेगा। जी हाँ, ये थी यतिन की टीम और पूरा प्रभाव इसमें ऑटो सेल्स की आंकड़ों का है। बाकी आता हूँ मेरी टीम पर। नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेसमेंट मिक्स है यहाँ पर। मोर ऑन लेस बैंक्स और एनबीएफसीज पर कंस्ट्रक्टिव झुकाव है यहाँ पर। आरती इंडस्ट्रीज, एंजल वन, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया डाबर नेगेटिव प्लेसमेंट। एफएमसीजी में, केमिकल्स में और रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस में। और तमाम अगर आप देखें तो जितने भी कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स हैं वहाँ पे हैमरिंग हुई है। स्ट्रेंथ एक्सिस बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, मेटल्स में हिंडाल्को में, एनबीएफसी में श्रीराम फाइनेंस और एक वोल्टास। यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में मैंने पिक किया है कंस्ट्रक्टिव साइड पे। ये थी आज की टीम।